ओरिजिन से एक वेक्टर बनाओ आई नोट, इसका लेंथ इसकी पीक वैल्यू डिनोट करेगा। अगर दोनों की पीक वैल्यू अलग अलग है तो दोनों की लेंथ भी आप अलग अलग शो करेंगे। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 16 फ्रॉम आवर यूनिट EMI and AC, and the chapter we are continuing with is AC, that is alternating current। और इस चैप्टर से जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं इस लेक्चर में, दैट इज फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स। क्या जरूरत पड़ गई है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें सेपरेट चैप्टर लाना पड़ा? क्यों ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट्स को हमने वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था, जो चैप्टर हम 10th क्लास में भी करते थे, उस चैप्टर में ही क्यों हमने इंक्लूड नहीं कर दिया है? ये सब चीज़ें आज हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि क्यों हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को एक अलग सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फेजर्स से। फेजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फेजर्स? देखो, अभी तक आपने पढ़ा था कि quantities, the physical quantities are of two types, scalar quantities and vector quantities। अब वेक्टर क्वांटिटीज में भी फेजर्स एक अलग टाइप की क्वांटिटीज हैं, ये भी वेक्टर्स होते हैं। फेजर्स आर ऑल्सो वेक्टर्स। सबसे पहली चीज फेजर्स, व्हाट आर फेजर्स? फेजर्स दे आर वेक्टर क्वांटिटीज ओनली। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। They are rotating vectors, rotating vectors। So phasor quantities are the vector quantities, but they are the rotating vectors। rotating vectors का मतलब क्या हो जाएगा? rotating vectors means the vectors which are फिक्स्ड एट टेल्स। ये टेल्स पर अपने फिक्स कर दिए जाते हैं। एंड देयर हेड कैन रोटेट, एंड देयर हेड कैन रोटेट। सपोज ये एक वेक्टर है, अगर मैं इसको टेल पर फिक्स कर दूं तो नाउ इट कैन रोटेट लाइक दिस। देखो, टेल पर एक वेक्टर फिक्स है तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इट कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज। ऐसी क्वांटिटीज जो इस तरह के वेक्टर्स से रिप्रेजेंट हो जाएं, रोटेटिंग वेक्टर से, इसको बोलेंगे रोटेटिंग वेक्टर्स, उनको फेजर क्वांटिटीज कहा जाता है। नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग EMF, दीज आर टू फेजर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स ऑफ फेजर क्वांटिटीज, एग्जांपल्स ऑफ फेजर क्वांटिटीज, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड ऑल्टरनेटिंग EMF। ये दोनों फेजर क्वांटिटीज ही हैं। मींस दीज टू आर, फेजर मतलब वेक्टर, दीज टू आर कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको याद होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम EMF भी कहते हैं, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो इनके बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, वो स्केलर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो पोटेंशियल डिफरेंसेस मिले, मान लो V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। सपोज किसी एक सर्किट में R1 रेजिस्टेंस पर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 रेजिस्टेंस पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? तो आप सिंपल बोल दोगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, दैट इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। बट यहां पर दिक्कत है, और दिक्कत कब होती है? जब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स
इंडक्टर्स, ये सब चीजें होती हैं। अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां पर V2 है, यहां पर V3 है, और आपसे कहा जाए A से B पॉइंट, जैसे यहां पूछा A से B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आप इनको स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट यहां पर स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता था, यहां वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर। ये प्रॉब्लम सोल्व की जाती है जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को एज फेजर क्वांटिटीज लेते हैं और फिर हम इनको बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे वो सब इस तरीके से होंगे इनके कि जैसे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दे आर कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। आपको याद है ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन में भी डायरेक्शन लिखा हुआ है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड को अलग से डिस्कस करते हैं, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। तो जिस क्वांटिटी के लिए हमने मैग्नीट्यूड को अलग से डिस्कस करा हो और उसके डायरेक्शन को अलग से डिस्कस करा हो, मतलब डायरेक्शन प्लेज अ पार्ट ओवर हेयर, और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन अपना पार्ट प्ले कर रहा है वो डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी तो होगी ही। बट ये सिंपल वेक्टर्स नहीं है, ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, याद रखना। और रोटेटिंग वेक्टर्स को ही फेजर्स कहा जाता है। तो फेजर के लिए अगर कोई डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो द वेक्टर क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड एज रोटेटिंग वेक्टर्स आर नोन एज फेजर्स या फेजर क्वांटिटी। ये आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं, चलिए डेफिनेशन। एग्जाम्पल है हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब अगर मैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए एक डायग्राम बनाऊं एज अ फेजर, देखो इस डायग्राम में सबसे पहले आपको एक रेफरेंस फ्रेम या एक रेफरेंस लाइन तो बनानी पड़ेगी जहां से आपको उसका फेज मेजर करना है। फेज, फेज मतलब इक्वेशन याद करो। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन क्या है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, या फिर इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज E इज इक्वल्स टू ई नोट कोस ओमेगा टी। चलिए हम साइन ओमेगा टी से लेकर चलते हैं। तो साइन या कोस का जो भी ये आर्ग्यूमेंट होता है, साइन के आगे जो भी ये एंगल लिखा होता है, इसको बोलते हैं फेज, या कंप्लीट नेम इज द फेज एंगल, इसको बोलते हैं फेज। तो आपको सबसे पहले वो रेफरेंस लाइन लेनी होगी जहां पर आप फेज मेजर करना स्टार्ट करोगे, मतलब जिस लाइन पर आप फेज को जीरो मानोगे। सपोज दिस इज द रेफरेंस लाइन, यहां पर मैं फेज को जीरो मानूंगा। फेज कुछ नहीं है, फेज एक एंगल है, और एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेकर हम चलते हैं। तो यहां पर इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। तो आप एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा टी एंगल ले आओ। ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो यहां से एक वेक्टर बनाएंगे लाइक दिस, इस एंगल पर। इस वेक्टर की लेंथ पीक वैल्यू डिनोट करती है, ई नोट, पीक वैल्यू डिनोट करती है। दिस इज हाउ अ फेजर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ डायग्राम। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले एक रेफरेंस लाइन लेकर आओ जहां से आपको एंगल मतलब फेज एंगल स्टार्ट करना है, मेजर करना। अब जो भी उसका फेज एंगल है, इसको कंप्लीट नाम लिख दो फेज एंगल। जो भी उसका फेज एंगल है वो अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, उतना एंगल बनाइए, और नेगेटिव अगर फेज एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ और उतना एंगल बनाओ। उस एंगल पर एक एरो मार्क करो। एरो की लेंथ पीक वैल्यू को डिनोट करती है, मतलब जितना ज्यादा पीक वैल्यू होगी उतना बड़ा ये एरो बनेगा। इसका मतलब ये हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ फेजर, वी कैन ड्रॉ अ रोटेटिंग वेक्टर। इस तरीके से रोटेटिंग वेक्टर बनाया जाता है। तो ये वाली लाइन की जरूरत है, इस लाइन की जरूरत भी नहीं है वैसे तो अभी, लेकिन हम ड्रॉ कर लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन को ड्रॉ करने में, आप चाहो तो हटा दो, आप चाहो तो इसको रहने दो यहां पर। ओके, अब एक ऐसा डायग्राम जिस डायग्राम पर आप दो फेजर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करो और उनके बीच का फेज डिफरेंस भी मार्क कर दो, उस डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं। मतलब जिस डायग्राम पे फेजर क्वांटिटीज हो उस डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं, द फेजर डायग्राम। द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग फेजर क्वांटिटीज along with the phase difference between them is known as a phasor diagram. ये होता है हमारा फेजर डायग्राम। तो ये एक फेजर डायग्राम है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और दूसरी क्वांटिटी, फेजर क्वांटिटी ऑल्टरनेटिंग करंट, अभी हमने नहीं बनाया है। जब हम दोनों फेजर क्वांटिटीज इसमें ड्रॉ कर लेंगे और वहां से हम देखेंगे कि कितना इनके बीच में फेज डिफरेंस है, वो भी यहां से हम देख सकते हो, तो इस डायग्राम को फिर हम बोलेंगे अ कंप्लीट फेजर डायग्राम। अभी वीडियो को आप पॉज करेंगे, यहां से यहां तक सब चीजों को कॉपी करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम आगे अपने इस लेक्चर में। आई होप यहां तक आपने कॉपी कर लिया है। फेजर डायग्राम को चेक करते हैं ढंग से। फेजर डायग्राम देखिए, पहले मैं बनाऊंगा एक डायग्राम जहां पर मैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इसको शो करना है मुझे। तो मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है, ओरिजिन पता होना चाहिए, उसके लिए ये वाली लाइन की जरूरत पड़ेगी आपको। ओरिजिन कहां पर है? यहां पर है। नाउ व्हाट इज द फेज? फेज इज ओमेगा टी। तो ओमेगा टी फेज पर, मतलब इतने एंगल पर ओरिजिन से एक एरो बनाएंगे जिसकी लेंथ पीक वैल्यू को शो करेगी। तो यहां पर लिख देंगे ई नॉट। ओके, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका मैं अगर ये वाला कंपोनेंट ले लूं जिसे आप वाई एक्सिस कह सकते हो, तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस कंपोनेंट? जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट क्या आता है? कॉस। तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बट मेरी इक्वेशन ये है, ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे ये वेक्टर रोटेट करेगा फेज विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली दिस कंपोनेंट की वैल्यू विल चेंज। मतलब ये वाला कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी देता है। That is why we have drawn this line, this axis as well. Okay? तो आपको चेक करना होगा कि आपकी इक्वेशन साइन है या कोस। उसके अकॉर्डिंग इस वेक्टर का कंपोनेंट अगर आप ले लोगे, so the component will give you the instantaneous value. The component gives instantaneous value ऑफ द फेजर क्वांटिटी। यहां पर फेजर क्वांटिटी हमारी क्या है? ईएमएफ। ये तो कंपोनेंट से मिला। एंड लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स पीक वैल्यू एंड द एंगल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन एंगल फ्रॉम reference line gives its phase angle। इसका फेज एंगल पता चल जाएगा आपको। और मेरे पास अगर एक और क्वांटिटी है I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इसका फेज भी ओमेगा टी है, सेम फेज। तो इसको भी आप अगर बनाएंगे वी कैन हैव लाइक दिस। ये रेफरेंस लाइन है, तो एंगल ओमेगा टी एंगल पर, मतलब सेम एंगल आ जाएगा। ओरिजिन से एक वेक्टर बनाओ आई नोट, इसका लेंथ इसकी पीक वैल्यू डिनोट करेगा। अगर दोनों की पीक वैल्यू अलग अलग है तो दोनों की लेंथ भी आप अलग अलग शो करेंगे। तो ये दोनों के मैंने सेपरेट डायग्राम अगर बना लिए हैं तो मैं इन डायग्राम्स को कंबाइन कर सकता हूं एक ही डायग्राम पर। देखो इस तरीके से
ये मेरी रेफरेंस लाइन है, दिस इज द ओरिजिन। ओमेगा टी एंगल पर, ओमेगा टी एंगल पर ईएमएफ का वेक्टर ये रहा, ईएमएफ का वेक्टर, और ओमेगा टी एंगल पर ही करंट का वेक्टर ये रहा, करंट का वेक्टर। दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है। तो यहां से मुझे पता चला कि इनके बीच का फेज डिफरेंस, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। ये एक ऐसा डायग्राम जहां पर करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। कई बार लेकिन ऐसा भी होता है कि करंट और ईएमएफ अलग अलग फेज में आ जाते हैं। एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं, देखो ध्यान से। सपोज ईएमएफ की इक्वेशन तो यही है, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ का फेज यहां से ओमेगा टी एंगल, ये रहा ईएमएफ का वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर, उसकी लेंथ उसकी पीक वैल्यू डिनोट करेगा। लेकिन करंट की इक्वेशन है सपोज I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसके फेज में फाई, फाई एक एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वो एंगल ज्यादा है उसमें, तो फाई एंगल ज्यादा, यहां से फाई एंगल ज्यादा, इतने एंगल पर करंट का आप वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर I naught. So now this diagram is showing us the difference of the phase between the two phasor quantities. यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, यहां पर फेज डिफरेंस है ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, कितना फेज डिफरेंस है, फाई। और कौन आगे है, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, तो करंट इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ फाई। इसमें हम बोलते हैं करंट leads EMF by a phase of phi, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि EMF पीछे रह गया है, EMF पीछे रह गया है, तो आप इसके लिए बोल सकते हो EMF lags behind current by a phase of phi, और I can say EMF lags behind current by a phase of phi। EMF करंट से पीछे रह गया by a phase of phi, ठीक है। और यहां पर आप अगर देखो ध्यान से, तो दोनों के कंपोनेंट अगर ले लो, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आई नोट, टोटल एंगल बताओ, टोटल एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई, तो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये कंपोनेंट आई, इट विल गिव इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बताया है ना, कंपोनेंट से इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। और ऐसे ही अगर आपने ईएमएफ का कंपोनेंट लिया तो इससे आपको मिलेगा E, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इस तरह से हम फेजर्स और उनके डायग्राम, जिसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, बना लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। आज का ये लेक्चर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह की वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको फेजर कहा जाता है, जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स मतलब जिनकी टेल फिक्स है और वो रोटेट कर सकते हैं। दे कैन रोटेट लाइक दिस, दे कैन रोटेट लाइक दिस, है ना। और ऐसा डायग्राम, जिस डायग्राम पर आप इनको ड्रॉ करके उनके बीच का फेज डिफरेंस निकाल सको, फेज डिफरेंस मेंशन कर सको, उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। उस डायग्राम को फेजर डायग्राम कहा जाता है। ये आज के लेक्चर की नॉलेज अब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में काम आएगी। आगे आने वाले 5 to 6 लेक्चर्स
हर एक लेक्चर में फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा और वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकल कर आएंगे जो हमें याद रखने होंगे। तो फिर मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।